हाय गाइस, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ये है क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर 6 है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। तो देखिए, इस चैप्टर को हम नोट्स की हेल्प से समझेंगे। सारा का सारा इंपॉर्टेंट जितना भी कंटेंट है वो पॉइंट में मेंशन है, प्लस हाईलाइटेड है। और इसके साथ ही देखिए, हम पॉइंट्स में जो है चीज़ों को जल्दी समझेंगे और उसको अच्छे से लर्न भी कर लेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। जैसे हम सभी को पता है, किसी भी देश को चलाने के लिए एक सरकार की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से हमें ये भी पता है कि एक बहुत बड़े देश में छोटे छोटे गांव होते हैं, शहर होते हैं, स्टेट्स होती हैं। तो सरकार तो एक लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, उसी तरह से छोटे शहरों और छोटे गांवों के लिए भी एक तरह की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नीड होती है। और इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है ये किस तरीके से काम करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बिल्कुल हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब ये भी समझ लेते हैं कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन के किस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो बनाई गई। तो ये 74th अमेंडमेंट एक्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का 1992 में, उसके अकॉर्डिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बनाया गया। और यहाँ पे देखिए, इसने प्रोवाइड किया 3 टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज इन अर्बन एरियाज। तो अगर पूरी कंट्री में देखें तब भी 3 टायर जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो पाया जाता है। पहला है आपका सेंट्रल, सेकंड है आपका स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड है लोकल गवर्नमेंट। तो आप यहाँ भी ये समझिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी 3 टायर सिस्टम ही पाया जाता है, यानी ये भी 3 तरीके का होता है जो अर्बन एरियाज में काम करता है। तो इसमें देखिए कौन कौन से हैं। तो इसमें है आपका फर्स्ट नगर पंचायत, सेकंड है म्यूनिसिपैलिटीज़ और थर्ड है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। अब यहाँ पे देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे यहाँ से बनता ही है कि सबसे पहली बात वो पूछ लेंगे कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनाया गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1992 के द्वारा ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है बनाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके 3 टाइप्स बताइए, या 3 टायर सिस्टम है ये, तो उसके 3 टाइप्स बता दीजिए। तो आपको नाम लिखने नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया। अब आते हैं तो हम एक एक करके इन तीनों के बारे में जानेंगे और पूरा चैप्टर इसी को कवर करता है। इनके क्या काम है, इनके क्या फंक्शंस हैं, किस तरह से ये काम करते हैं, तो उस सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द नगर पंचायत। देखिए, नगर पंचायत जो है वो सेटअप होती है एक एरिया के लिए, और इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है, ये क्या क्या करती है। तो रूरल टू एन अर्बन सेंटर, ठीक है, दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम अ रूरल टू एन अर्बन सेंटर। तो कोई भी छोटा इलाका तो या जिसमें नगर पंचायत जो काम कर रही है वहाँ पे सेटअप होती है। और ये क्या है, इसका क्या काम है, इसका प्रोसेस करना कि चेंज करना रूरल टू एन अर्बन सेंटर, की जो भी रूरल विलेज है उसमें हर तरह की सहूलियत देना, फैसिलिटीज़ देना, और उसको किस में कन्वर्ट करना, एक अर्बन सेंटर में। तो इस तरह के जो इलाके हैं जो रूरल से अर्बन सेंटर में कन्वर्ट होते हैं, वहाँ पे नगर पंचायत जो है वो सेटअप होती है। कॉम्पोजिशन देखते हैं इसमें कौन कौन होता है। तो नगर पंचायत जो है डिवाइडेड होते हैं वार्ड्स में, ठीक है, एक नगर पंचायत है उसको फिर डिवाइड किया और छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड किया। रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं हर एक ईच वार्ड में, जो इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, यानी एक वोट के द्वारा जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है हर एक वार्ड में, जिसे हम वार्ड मेंबर के नाम से जानते हैं। दे आर द मेंबर्स ऑफ द नगर पंचायत। तो ये जो वार्ड मेंबर होते हैं ये नगर पंचायत के जो होते हैं ये मेंबर्स होते हैं। और इसके अलावा देखिए, इन इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा भी नगर पंचायत में कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी यहाँ पे होते हैं। नगर पंचायत का पूरा कार्यकाल देखें तो 5 साल के लिए चुनी जाती है, 5 साल ये काम करते हैं। और इससे पहले भी ये डिसॉल्व हो सकती है, यानी नगर पंचायत अगर वो ठीक से काम नहीं करते इसके मेंबर्स, तो उनको उनकी पोस्ट से हटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस। तो इनका क्या काम है नगर पंचायत का। तो इनका नगर पंचायत का काम है कि वाटर सप्लाई करना, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, ड्रेनेज, क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीट्स, स्ट्रीट लाइटनिंग जो है, गली में जो है लाइट है कि नहीं प्रॉपर, प्राइमरी एजुकेशन देखना, पार्क्स बनाना, पब्लिक बिल्डिंग्स, मैनेजमेंट ऑफ फेयर्स यानी मेले जो आयोजित होते हैं। तो इस तरह का जो काम है वो नगर पंचायत जो है वो देखती है। साथ ही देखिए, जो बर्थ और डेथ होती हैं एरिया में उसके भी रिकॉर्ड जो है करना, यानी जो बर्थ सर्टिफिकेट्स है, डेथ सर्टिफिकेट्स इशू करना और उनके रिकॉर्ड करना भी, ये सारे काम होते हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम देख लेते हैं कि नगर पंचायत की क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है, कहाँ से ये पैसा जो है अर्न करते हैं। तो इनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पैसा डोनेशन मिलता है, साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स मिलता है इन्हें, जो भी प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स लगाया जाता है। सेल्स टैक्स होता है, जो भी चीज़ें बिकती हैं उस पर सेल्स टैक्स लगाया जाता है। फेयर टैक्स यानी जो भी मेले वगैरह आयोजित होते हैं उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। तो इस तरह से इनके आमदनी के सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूनिसिपैलिटी। तो देखिए, एक म्यूनिसिपैलिटी जो है उसको म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी है जो स्मॉल टाउन्स और सिटीज़ में पाई जाती है।
पॉपुलेशन वाइज आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जिन शहरों में, जिन सिटीज़ में पॉपुलेशन 20,000 से 10 लाख के बीच में होती है, वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, और ये मेन डिफरेंस है यहाँ पे। कॉम्पोजिशन देखें तो मेंबर्स जो म्यूनसिपैलिटी के होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और वोटर्स के द्वारा, सिटी में जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, जिनके पास वोटर आईडी होता है, उनके द्वारा ये चुने जाते हैं। और जो सिटीजन्स होते हैं सिटी में, जो 18 ईयर्स के होते हैं और इससे अबव के एज के होते हैं, वो म्यूनसिपल इलेक्शन में अपना वोट दे सकते हैं। इसके साथ ही जो कैंडिडेट्स इसमें इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं, कंटेस्ट करना चाहते हैं, उनकी जो एज है वो 25 ईयर्स ऑफ एज या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है कि वोट देने की एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, और अगर आपको चुनाव लड़ना है तो 25 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर ऑफ मेंबर्स जो है म्यूनसिपैलिटी के वो डिफरेंट होते हैं, टाउन टू टाउन डिपेंड करता है पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। तो पॉपुलेशन अगर 20,000 है, 30,000 है, तो उस हिसाब से जो है नंबर ऑफ मेंबर्स जो म्यूनसिपैलिटी में है वो चुने जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर। मेंबर्स जो होते हैं म्यूनसिपैलिटी के और म्यूनसिपल काउंसिल के, उनको काउंसलर्स कहते हैं। सिटी जो है इसके बाद डिवाइड होता है वार्ड्स में, और हर एक वार्ड में हर एक जो मेंबर है, हर एक वार्ड में एक मेंबर जो है वो चुना जाता है। सम सीट्स जो है म्यूनसिपैलिटी के वो रिजर्व भी होती हैं, और किन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती हैं ये? शेड्यूल्ड कास्टेज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, यानी इन्हीं कास्ट का उम्मीदवार जो है वो यहाँ चुना जाएगा। इसके साथ ही 1/3 जो टोटल सीट्स, जितनी भी टोटल सीट्स होती हैं उसकी 1/3 जो सीट्स होती हैं वो वीमेन कैंडिडेट्स के लिए जो है वो रिजर्व होती हैं, ताकि महिलाओं का भी ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है इनमें दिखे। और कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड भी होते हैं, और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी यहाँ पे होते हैं। एमएलएज और जो एमपीज होते हैं इस एरिया के, वो भी म्यूनसिपैलिटी का पार्ट होते हैं। म्यूनसिपैलिटी का भी जो कार्यकाल है वो 5 साल का है, तो ये कॉमन है। तो कुछ बहुत सारे पॉइंट्स में आपको कॉमन मिलेंगे, तो अगर आप एक के पॉइंट्स लर्न कर लोगे तो अपने आप ही दूसरे के पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे, और जो भी इनका वर्किंग है, फंक्शंस है, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑफिस बियरर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी देख लेते हैं। तो जो मेंबर्स हैं म्यूनसिपैलिटी के, वो एक चेयरपर्सन को इलेक्ट करते हैं, जो कि पूरी की पूरी जितनी भी मीटिंग्स होती है उसको प्रेसाइड करता है, यानी अध्यक्षता करता है उसकी, और रेगुलर इंटरवल्स पे। ठीक है, तो ये जितनी भी मीटिंग्स हैं वो चेयरपर्सन लेता है और रेगुलर इंटरवल्स में लेता है। इसके साथ ही एक वाइस चेयरपर्सन भी होता है। अगर मेन चेयरपर्सन जो है अगर वो एब्सेंस होता है म्यूनसिपैलिटी का, तो ये जो वाइस चेयरपर्सन है, तो जो भी काम है वो ये काम संभालता है। परमानेंट ऑफिशियल्स ऑफ अ म्यूनसिपैलिटी देख लेते हैं। तो परमानेंट मेंबर्स भी यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी में होते हैं, और ये डे टू डे वर्किंग जो है उसको असिस्ट करते हैं। इनमें कौन कौन से ऑफिसर्स या मेंबर्स होते हैं परमानेंट मेंबर्स में? तो ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, सेक्रेटरी, हेल्थ ऑफिसर होते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, म्यूनसिपल इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर्स, ऑक्ट्रॉय इंस्पेक्टर्स और एडुकेशन ऑफिसर्स यहाँ पे होते हैं। और ये सब के सब जो भी इंस्ट्रक्शंस और इम्प्लीमेंट्स करते हैं, पॉलिसीज जो भी म्यूनसिपैलिटी इन्हें इंस्ट्रक्शंस देती हैं, पॉलिसीज जो भी इम्प्लीमेंट करें, तो ये सब काम वो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पे। तो देखिए म्यूनसिपल जो कॉर्पोरेशन है ये भी एक लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी में आती है, और ये बिग सिटीज़ के लिए है, ठीक है, बड़े बड़े शहरों के लिए है। और जिन पॉपुलेशन वाइज देख लें तो जिन शहरों की जो पॉपुलेशन है 10 लाख से ऊपर है, ठीक है, 10 लाख या 10 लाख से ऊपर है, तो वहाँ पे ये जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन काम करती है। कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। तो इसमें भी जैसे म्यूनसिपैलिटी में जो इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द सिटी के द्वारा, उसी तरह से यहाँ भी जो मेंबर्स होते हैं जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में इलेक्शन के थ्रू आते हैं, और 18 एज के जो लोग होते हैं इससे अबव वो वोट देते हैं, और जिनका आईडी कार्ड होता है। साथ ही जो कैंडिडेट्स हैं जो इसमें कंटेस्ट करना चाहते हैं तो 25 ईयर्स ऑफ एज और अबव होनी चाहिए। ये देखिए कॉमन पॉइंट्स हैं। और जो इलेक्टेड मेंबर्स जो इलेक्ट होकर आते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, उन्हें काउंसलर्स कहते हैं। हर एक सिटी में यहाँ भी नंबर ऑफ वार्ड्स होते हैं, ठीक है, और हर एक वार्ड जो है उसमें एक मेंबर इलेक्ट होता है। कुछ सीटें रिजर्व्ड होती हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, 1/3 सीट रिजर्व होती है वीमेन कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पे भी देखिए जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, और इनको देखिए देयर आर अ नंबर ऑफ मेंबर्स कॉल्ड एल्डरमैन, और इस तरह के जो मेंबर्स यहाँ पे होते हैं उनको एल्डरमैन कहते हैं। और ये जो यूजुअली इलेक्टेड बाय द काउंसलर्स फ्रॉम अमंग द ग्रेटली एक्सपीरियंस एंड गिफ्टेड पब्लिक वर्कर्स ऑफ द सिटी। तो एल्डरमैन वो लोग होते हैं जो बहुत यहाँ काउंसलर्स में इलेक्ट होते हैं, यूजुअली इलेक्ट होते हैं। और ये कौन से लोग इलेक्ट होते हैं? जो बहुत ही एक्सपीरियंस अनुभवी होते हैं उस सिटी में रहते हुए, और गिफ्टेड पब्लिक वर्कर्स ऑफ द सिटी, ठीक है, और एज अ पब्लिक वर्कर्स उनको गिफ्टेड किया गया है। एमएलएस और जो एमपीज होते हैं जो इस एरिया के, वो भी एक पार्ट होते हैं कॉर्पोरेशन के इसी के। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, तो ये है ऑफिस बियरर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो मेंबर्स जो होते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, वो इलेक्ट करते हैं मेयर को और महापौर को और डेप्यूटी मेयर और उप महापौर को फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। तो जितने भी मेंबर्स हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, उनमें से वो खुद एक मेयर को या महापौर को या फिर डेप्यूटी मेयर और उप महापौर को चुनते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो मेयर होता है
वो हेड होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। ठीक है, तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लास 10 तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर है मेयर। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह के कॉम्पोजिशन जो मैंने आपको अभी बताए हैं ये आपको लर्न करना है। और एक मैंने कहा ना, जैसे कि एक आप लर्न कर लोगे तो दूसरा अपने आप ही लर्न हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स एकदम कॉमन ही हैं, तो सिर्फ आप एक लर्न कर लेना, क्योंकि इस तरह से कॉम्पोजिशन बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाएगा। अब जो मेयर है देखिए ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है। अब ये हेड है तो इसका काम क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी जितनी मीटिंग्स होती होंगी कॉर्पोरेशन की उसको सुनता होगा, उसको डिसाइड करता होगा, साथ में इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती होगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो मेयर है वो हेड है, बट अगर वो सपोज करो एब्सेंस है, ठीक है, कोई भी रीज़न है, अगर वो एब्सेंस है, जिस तरह से आपके क्लास में आपका मॉनिटर होता है, फिर सेकंड असिस्टेंट मॉनिटर होता है, तो जिससे मॉनिटर एब्सेंट होता है तो असिस्टेंट मॉनिटर जो है, सेकंड मॉनिटर जो है, वो क्लास को कंट्रोल करता है। उसी तरीके से यहाँ भी जो अगर मेयर नहीं है, उसके एब्सेंस में क्या होता है, जो डेप्यूटी मेयर है वो सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, जो भी मेयर के फंक्शन है, जो भी काम है, तो काम नहीं रुकना चाहिए, तो डेप्यूटी मेयर उस काम को संभालता है। नेक्स्ट हेडिंग है परमानेंट ऑफिशियल्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे देखिए कुछ परमानेंट ऑफिशियल्स होते हैं, और ये ऑफिशियल्स जो होते हैं अपॉइंटेड होते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कॉर्पोरेशन हैज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो कॉर्पोरेशन में एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है, और जिसे हम म्यूनिसिपल कमिश्नर कहते हैं, और ये एक लिंक की तरह काम करता है किसके बीच में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और इसके साथ ही देखिए जो भी लॉ फ्रेम किए जाते हैं कॉर्पोरेशन के द्वारा, वो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। इसके अलावा देखिए और भी वेरियस जो ऑफिसर्स हैं वो वेरियस डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं, जैसे हेल्थ का अलग, एजुकेशन का अलग, इस तरीके से। कमिटीज़ में आते हैं तो देखिए यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन है वो नंबर ऑफ कमिटीज़ जो है उसको सेटअप करता है, जो डे टू डे फंक्शनिंग को संभालते हैं। हर एक सब्जेक्ट पे एक कमेटी अलग से होती है, जिस तरह से एजुकेशन है तो उस पर एजुकेशन कमेटी होगी, पब्लिक हेल्थ कमेटी होगी, इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट पे अलग अलग कमेटी होती है। हर कमेटी में 5 से 12 मेंबर्स होते हैं कॉर्पोरेशन के, और चेयरपर्सन भी होते हैं जो इस काम को संभालते हैं। फंक्शंस क्या है म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, तो देखिए सिमिलर फंक्शंस हैं, इसी वजह से एक ही हेडिंग में कवर करते हैं इसको। तो देखिए कुछ फंक्शंस जो हैं वो कंपलसरी हैं, कंपलसरी फंक्शंस यानी उन्हें करने ही करने हैं, और कुछ है जो ऑप्शनल, तो उसमें थोड़ा सा ऑप्शन हो सकता है कि वो किस टाइम पे वो चीज़ें करें या किस टाइम पे ना करें, तो वो उनकी चॉइस है। बट कुछ कंपलसरी फंक्शंस हैं जिनको लेके वो कोई किसी तरह के एक्सक्यूज नहीं दे सकते। तो पब्लिक हेल्थ वाला जो फंक्शन है सबसे पहला आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका काम है कि स्टैब्लिश करें, रन करें हेल्थ केयर सेंटर्स को, डिस्पेंसरीज को, हॉस्पिटल्स को, किसके लिए, कॉमन पीपल के लिए। साथ ही अरेंजमेंट्स करें किसी भी तरह के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है डेंजरस डिजीजेस के खिलाफ, तो वो सब चीज़ें भी इनको करनी है। सैनिटेशन देखें तो बिल्कुल साफ सफाई रखें, जो कचरा है वो अच्छे से उसको डिस्पोज किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, पब्लिक टॉयलेट्स हों, ठीक है, जो इससे और पब्लिक को अवेयर भी किया जा सके कि इन सब चीज़ों को फॉलो करें, जिससे कि जो हेल्थ है वो ठीक रहे लोगों की। वाटर सप्लाई प्रॉपर वे में है कि नहीं उस जगह पे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सबको मिल रहा है कि नहीं। एजुकेशन को भी देखना है कि इस्टेब्लिश करें, मेंटेन करें प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स। साथ ही एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स यानी जो लोग जो है पहले बचपन में स्कूल नहीं जा पाए, किसी वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, तो वो फिर बाद में भी पढ़ सकते हैं। इट ऑल्सो स्टैब्लिशेस लाइब्रेरीज और मेंटेन्स म्यूजियम, जूज, तो ये सारे काम भी इनके होते हैं। लाइटनिंग प्रॉपर वे में देखना कि स्ट्रीट लाइटनिंग है कि नहीं है, पार्क लाइटनिंग है कि नहीं, तो प्रॉपर अरेंजमेंट्स करना। पब्लिक सिक्योरिटी में भी देखिए कि लोगों की सिक्योरिटी के लिए फायर ब्रिगेड्स वहाँ होनी चाहिए, फायर अगर कभी हो जाती है। और इट पुल डाउन ओल्ड फायर ब्रिगेड एंड डेंजरस बिल्डिंग्स विच में कोलैप्स एंड कॉज मिस हैपनिंग। इसके साथ ही जो ओल्ड फायर ब्रिगेड है, वो डेंजरस बिल्डिंग्स हैं जो कभी भी गिर सकती हैं और किसी भी तरह की हादसा हो सकता है, तो उसको भी ये ठीक करें और उसको भी पहले से ही हटा दें। और मेंटेन करें क्वालिटी ऑफ गुड्स और चेक करें फूड एडल्ट्रेशन, यानी किसी तरह की मिलावट तो नहीं हो रही राशन वगैरह में, उसका भी ये ध्यान रखें। पब्लिक वर्क्स में ये कंस्ट्रक्ट करें और मेंटेन करें रोड्स, ब्रिजेस, पब्लिक बिल्डिंग्स, मार्केट्स, इस तरह के जो हैं जितने भी एरियाज हैं, ठीक है, ग्रेव यार्ड्स हैं, कब्रिस्तान है, उनको ये ठीक करें। और डिमोलिशेस इलीगल बिल्डिंग्स, जो भी इलीगल बिल्डिंग्स हैं उनको हटाएं। और साथ ही रिकॉर्ड जो बर्थ और डेथ के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको भी मेंटेन करते हैं। मैटरनिटी और चाइल्ड वेलफेयर के काम भी ये करते हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि मैटरनिटी और चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स को स्टैब्लिश करें, मेंटेन करें, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं इस रिगार्ड में। ऑप्शनल फंक्शंस में तो देखिए जितने भी हमने पढ़े तो ये कंपलसरी फंक्शंस थे जो उन्हें करने ही करने हैं। अब ऑप्शनल फंक्शंस में देखिए तो ये स्टैब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं पब्लिक पार्क्स को, गार्डन्स को, थिएटर्स और पिकनिक रिसोर्ट्स को।
साथ ही ये कंस्ट्रक्ट और मेंटेन कर सकते हैं करेंगे ओल्ड होम्स, ऑर्फनेजेस जो अनाथालय हैं, नाइट शेल्टर्स और रेस्ट हाउसेस को। साथ ही इनको इंश्योर करना है कि सप्लाई हो रही है कुकिंग गैस की या मिल्क की टाइम पे कि नहीं, और ऑर्गेनाइज हो रहे हैं कल्चरल इवेंट्स जैसे एग्जीबिशंस हैं, स्पोर्ट्स फेयर्स हैं, मेले वगैरह हैं, तो ये क्या उनके इलाके में जो है आयोजित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चीप रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सस्ते दामों पे क्या सबको ट्रांसपोर्टेशन मोड मिल रहा है, और साथ ही हाउसिंग फैसिलिटीज सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ये सारे काम भी ये देखते हैं। अब आते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेशन की, जो कॉर्पोरेशन है उसका क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किस तरीके से चलता है, यानी कभी जब कोई डिसीजन लेना होता है तो क्या एक प्रोसीजर है। तो ऑल द डिसीजन, जितने भी डिसीजन होते हैं दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ काउंसलर्स। तो जो भी डिसीजन लिए जाते हैं बिल्कुल वो प्रभावित करते हैं एंटायर सिटी को, तो ये ग्रुप ऑफ काउंसलर्स ये सारे के सारे फैसले लेते हैं। वार्ड काउंसलर्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर डिमांड्स को जो है वार्ड की वो एंटायर काउंसिल के आगे रख देते हैं, फिर वो डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं हर एक इशू पे जो रिस्पेक्टिव है कमेटी के। और वाइल द काउंसलर्स कमिटीज एंड द काउंसलर डिसाइड ऑन द इशूज, और जब ये डिसाइड कर लेते हैं किसी भी इशू को रिलेटेड, फिर कमिश्नर और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो इसके बाद देखिए इफ देयर एनी प्रॉब्लम्स, इसके साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम होती है विद इन अ वार्ड के अंदर अंदर, तो पीपल ऑफ दैट एरिया शुड कॉन्टेक्ट दियर काउंसलर। तो इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसके बाद तो जो पीपल हैं वो उस एरिया के काउंसलर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इनकम। तो देखिए जितने भी हमने अभी काम पढ़े कि इनका काम है गार्डन को मेंटेन करना या फिर डिस्पेंसरी, एजुकेशन सिस्टम देखना, इस तरह, तो इन कामों के लिए देखिए इनकम की भी जरूरत पड़ती है। तो ये इनकम कहाँ से आती है, तो जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपैलिटी है ये अर्न करती है मनी बहुत ही फॉलोइंग वेज से। क्या क्या तरीके हैं, तो ये अर्न करती है फ्रॉम द प्रॉपर्टी टैक्स, जितनी बड़ी जमीन होगी उतना बड़ा टैक्स होगा। तो इस तरीके से हर एक प्रॉपर्टी पे टैक्स होता है जिसे हम प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं। तो ये टैक्स जो है लोग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपैलिटी को देते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी इनके फंक्शंस जो भी ये काम करते हैं तो अपनी पॉकेट से नहीं करते, बल्कि जो लोगों का टैक्स होता है पब्लिक का, उसी से ये काम करते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि लोगों के ही पैसे से उन्हीं की भलाई के लिए काम करना। ये जो है इम्पोज करते हैं टैक्स, साथ में गुड्स कमिंग इनटू द सिटी, जो सिटी में जो भी गुड्स आते हैं उस पर भी एक टैक्स इम्पोज होता है जिससे ऑक्ट्रॉय टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपने इससे पहले ऑक्ट्रॉय इंस्पेक्टर के बारे में पढ़ा था। तो ऑक्ट्रॉय इंस्पेक्टर वो होते हैं जो बाहर से जो आने वाला गुड्स है उस पर जो भी टैक्स लगता है उसको कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा देखिए इट अर्न्स इनकम पीपल पे फ्रॉम द वाटर एंड द गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही जो लोग घरों में गवर्नमेंट के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड होती है उसको यूज़ करते हैं, साथ ही पानी जो आता है सप्लाई का, ठीक है, उसको गवर्नमेंट के द्वारा जो चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसका भी वो टैक्स पे करते हैं। इसके अलावा म्यूनसिपल प्रॉपर्टीज़ जो है इट ऑल्सो अर्न्स मनी फ्रॉम म्यूनसिपल प्रॉपर्टीज़। तो म्यूनसिपल प्रॉपर्टीज़ में भी जो जगह जगह दुकानें वगैरह होती हैं तो वहाँ से भी पैसा जो है टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं। और इसके अलावा देखिए व्हीकल टैक्स जो है लेविड ऑन कार्स, मोटरसाइकिल्स और कैरेजेस पे, तो वहाँ से भी ये जो है मनी कलेक्ट करते हैं। इसके साथ ही देखिए थिएटर, सिनेमा हॉल्स और सर्कस में भी जो लोग जाते हैं, और ये सारे जो जहाँ जहाँ इस तरह के प्लेसेस होते हैं तो वहाँ से भी ये जो है इंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो कलेक्ट करते हैं। सिटीजन्स प्रोटेस्ट में आते हैं, देखिए यहाँ पे हम सिटीजन्स प्रोटेस्ट में ये देखेंगे कि मान लीजिए आप कोई चीज़ चाह रहे हो, आपकी कुछ प्रॉब्लम है आपके इलाकों की और वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, अगर ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो ऑफिसर्स हैं, अगर वो काउंसलर्स जो हैं वो आपकी बातें नहीं सुन रहे, काम नहीं कर रहे हैं, कमिश्नर वगैरह, तो आप क्या कर सकते हो, आप किस तरह से अपने प्रोटेस्ट को जाहिर कर सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ बताइए कि जो भी गवर्निंग बॉडीज़ हैं अगर वो अपना कार्य अच्छे से नहीं करती हैं, हम संतुष्ट नहीं है उनके कार्य से, लोग जो है पब्लिक जो है संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, धरना कर सकते हैं, शाउटिंग कर सकते हैं, स्लोगन्स बोल सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन चला सकते हैं। तो पीपल ये ऐसा क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि जो भी उनकी तकलीफें वो सुनी जाएं और उसको सॉर्ट आउट भी किया जा सके। ठीक है, तो ये जो इन केस ऑफ एनी ग्रीवेंस, अगर कोई भी तकलीफ है, कोई भी डिमांड है, तो सबसे पहले लोगों को जो है उसको वार्ड काउंसलर जो है हर एक वार्ड में काउंसलर होते हैं, तो वार्ड काउंसलर कहते हैं इन्हें, तो वहाँ पे जाके अपनी तकलीफ को और डिमांड को बताना चाहिए। इसके बाद द पीपल एंड देयर वार्ड काउंसलर, फिर उसके बाद जो पीपल है और वार्ड काउंसलर है और जो ऑफिसर इंचार्ज है, ठीक है, ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, वो मिलेगा और वो अपनी सारी डिमांड को प्लेस करेगा किसके आगे, म्यूनसिपल कमिश्नर के आगे। जैसे सपोज करिए आपके आगे कहीं कचरा पड़ा है आपके गली वगैरह में और उसको उठाया नहीं जा रहा है और वहीं पे वो पड़ा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो लोग हैं वार्ड काउंसलर्स और सैनिटेशन इंजीनियर के पास जाएंगे, फिर वो म्यूनसिपल कमिश्नर से मिलेंगे और अपनी तकलीफ को बताएंगे।
जनरली पर एक चीज़ ये भी लिखी गई है कि म्यूनसिपल कमिश्नर जो हैं वो बहुत ही रेलिक्टेंट होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इस तरह चीज़ों को, सुनते नहीं हैं ग्रीवेंसेस को, लोगों की तकलीफ़ों को, और कभी कभी ज़्यादा जल्दी एक्शन भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो बट इस चीज़ को सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए फाइनली तो पब्लिक प्रेशर, जब पब्लिक इतनी स्ट्रांग है जो कि पूरी की पूरी सरकार हिला सकती है, तो ये तो जस्ट म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, और किसी से भी, क्योंकि आपका ये अधिकार है कि आपको एक प्रॉपर जो हाइजीन है, क्लीनेस है वो मिले, तो इनका काम है, और हर किसी को अपने काम जो है वो पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। तो अगर पब्लिक प्रेशर, ठीक है, अगर पब्लिक अगर टिक जाए अपनी बात पे और एकदम अड़ जाए, तो वो ये काम आराम से करा सकती है, और इस तरह से वो मजबूर कर सकती है हर एक अफसर को कि वो अपना काम टाइम पे करे। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और याद